हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 3 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड मोस्टली ये यूजीसी नेट पे बहुत ज़्यादा आते हैं। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट हैंड स्टडी ऑफ ए स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड एथनोग्राफी, एथनोमेथोलॉजी, बायोग्राफी एंड सैम्पलिंग। तो जब हम लोग छोटे से ग्रुप को स्टडी करते हैं उसको हम लोग एथनोग्राफी बोलते हैं। एथनोमेथोलॉजी का मतलब होता है एक टेक्निक जिससे हम लोग बेसिकली कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं। एथनोग्राफी इज डिफरेंट। एथनोग्राफी सिर्फ ग्रुप्स के ऊपर फोकस होते हैं और हम लोग सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके हम लोग उस ग्रुप को स्टडी करते हैं। एंड इट्स अ क्वालिटेटिव अप्रोच इन सोशियोलॉजी जो कि सोशल साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पर्टिकुलर कोई स्टडी करने के। क्वेश्चन नंबर 2, in his or her study of human behavior, sociologist ऑप्शन में है determine which values of greatest importance, treat values as data which he studies. The third option attempts to justify the values of his society if he or she is good at sociology. And the last option leaves values completely alone since they have no place in human behavior. इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जब कोई सोशियोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करते हैं तो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के साथ जुड़ा होता है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट देयर वैल्यूज, देयर कल्चरल हैबिट्स एंड ऑल। सो ये जो वैल्यूज होते हैं ये सोशियोलॉजिस्ट के लिए, एक सोशल साइंटिस्ट के लिए एक डेटा की जैसा काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा treat values as data which he studies. Question 3. The questionnaire method of data collection is not applicable if there is an illiteracy, an overpopulation and a big area and a heterogeneous area. अब जब रिसर्च करने हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है रिसर्च का क्वेश्चनर। तो हम लोग एक क्वेश्चनर बनाते हैं और उसके ऊपर बेस करके ही रिसर्च आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चनर तभी एक्यूरेट होगा जब रिसर्च सही होगा, जब उस क्वेश्चनर का सही आंसर हमें मिलेगा। तो अगर ओवर पॉपुलेशन है कोई जगह का, वहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग करके उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चनर का यूज कर सकते हैं। अगर बिग एरिया है उसको भी हम लोग अलग अलग एरिया में डिवाइड करके क्लस्टर बना के हम लोग उस एरिया के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर हेटेरोजेनस एरिया है तो उसका अलग अलग स्ट्रेटा बना के हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के साथ उस एरिया का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बट अगर उस जगह पे इलिटरेसी है तो क्वेश्चनर कभी कभी काम नहीं करता, क्योंकि उस क्वेश्चनर पे का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होता है वो गलत होता है, वो मिस इंटरप्रेट होते, क्योंकि लोगों को उसका आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है इलिटरेसी का, ये क्वेश्चनर में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर एक जगह पे इलिटरेसी है तो ये क्वेश्चनर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। सो द आंसर इज एन इलिटरेसी। द बुक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी इज रिटन बाय ये जो बुक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये बहुत बार यूजीसी नेट पे आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो कि सोशियोलॉजी कैसे किया जाएगा, सोशियोलॉजी का पैटर्न क्या होगा, सोशियोलॉजी हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, उसके ऊपर ऐसे साइंटिफिक तरीके से एक सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा था इस बुक को। इस किसने लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें जानना। द आंसर इज द पीएल बर्गर। Question number 5. The social distance method is developed by Bogardas, the Gute and Hat, Likert and Gutman. तो सोशल डिस्टेंस मेथड होता क्या है? बेसिकली सोशल डिस्टेंस मेथड मेजर्स द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द पीपल। मतलब लोगों के बीच का जो क्लोजनेस होता है, इंटीमेसी होते हैं, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होते हैं, ये हम लोग जब मेजर करने के लिए एक टूल को यूज करते हैं, इसी को सोशल डिस्टेंस मेथड होते हैं।
और ये जो मेथड हम लोग यूज करते हैं मोस्टली उन लोगों के ऊपर यूज करते हैं जो हेटेरोजेनस हो, मतलब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द पीपल, जब एथनिक और रेशियल ग्रुप्स जब एक साथ काम करते हैं, तब उन लोगों के बीच में जो इंटीमेसी, क्लोजनेस होता है, कैसे वो लोग एक दूसरे के बीच में क्लोज रहते हैं या फिर दोनों से एक दूसरे के से अलग रहते हैं, वो मेजर करने के लिए ये मेथड पहली बार सोशल बोगार्टस ने यूज किया था। तो इस मेथड तो बाद में क्या किया, बोगार्टस के नाम से ही इस मेथड को जानने लगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं द सोशल डिस्टेंस मेथड, और द सोशल डिस्टेंस मेथड इज डेवलप्ड बाय बोगार्टस। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पर्सन। अच्छा, ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन को किसने बोला था? He felt that there was in social life a change from simple to complex, from homogeneous to the heterogeneous, and there was with society an integration of the whole and the differentiation of the parts. He developed many of Comte's ideas in his Principle of Sociology. प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जब भी आते हैं तो सबको पता होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूजीसी नेट पे आ चुका है। ये बुक किसका लिखा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी का। और ये जो कोट है, ये कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली उसने, जिस इंसान ने ये कोट दिया, उसने बोलने की कोशिश किया कि एक हमारा जो सोशल लाइफ होता है, सोसाइटी होती है, वो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एडवांस होते हैं, डेवलप करते हैं। होमोजेनस टू हेटेरोजेनस होते हैं, पहले लोग एक जैसे सिमिलर टाइप का लोग रहते हैं, जितने ज़्यादा सोसाइटी आगे बढ़ता है उतना ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स का लोग उसमें ऐड होने लग जाता है। तो इसके बारे में पहली बार किसने बोला था? ये ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन है एमिली डुर्केहिम, थर्ड है हेनरी मैन, एंड ऑप्शन डी ईबी टाइलर। द करेक्ट आंसर इज द हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स planned activities, organized activities, calculated activities and defined activities. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जब कुछ लोग एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करते हैं, वो लोग सोच समझ के वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर वो काम कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली कोई अगर इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई एनजीओ काम करता है तो वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है जो वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के ऊपर काम करता है। तो ये बेसिकली पहले से प्लान किया होता है, तो इट्स बेसिकली प्लान्ड एक्टिविटीज। Social control has two aspects. These are pressure oriented and value oriented, pressure oriented and norms oriented, culture oriented and custom oriented, religion oriented and education oriented. So social control हम लोग जब भी कोई गवर्नमेंट हो या फिर एक सोसाइटी का जो सोशल कंट्रोल होता है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है कि जो ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर आता है, तो उससे क्या होते है कि लोग वो कंट्रोल करता है, लोग का कोई इंस्टिंक्ट हो, लोग कुछ काम करना चाहते हैं, वो अगर गलत है वो प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाते। और दूसरा रीज़न होता है कि उसका वैल्यू उसे करने नहीं देता। फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल अगर क्राइम करने जाते हैं तो उसको पता है कि वो अगर क्राइम करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये एक प्रेशर है, इसकी वजह से वो क्राइम करने से अपने आप को हटा लेता है। बट जब भी वैल्यू ओरिएंटेड होता है, कभी कभी लोग अगर चाहते हुए भी कुछ गलत काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसका बचपन से उसका वैल्यू सिखाया होता है कि ये काम गलत है, तो वो नहीं करता। तो ये बेसिकली सोशल कंट्रोल की जैसे काम करते हैं। तो दोनों चीज़ों से सोशल कंट्रोल बने रहते हैं, एक होता है प्रेशर ओरिएंटेड, दूसरा होता है वैल्यू ओरिएंटेड। Question 9. The organized forms of social behavior and their repetition are called culture, value, customs and norms. तो एक पर्टिकुलर हम लोग जो बिहेव करते हैं उस बिहेव का अगर बार बार रिपीटेशन होता रहा और बाकी लोग भी उसको फॉलो करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान घर में घुसना चाहते हैं, घुसने से पहले वो अपनी चप्पल बाहर रख के आते हैं,
तो वो पर्टिकुलरली उस इंसान के बाद से बाकी लोग भी वो करने जब लग जाता है और ये जनरेशन तो जनरेशन पास आउट होते रहते हैं, तो ये बेसिकली एक कस्टम बन जाता है, ये लोगों का एक पर्टिकुलर कस्टम हो जाता है, तो इसी को हम लोग कस्टम बोलते हैं। द कस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड, तो कस्टम को भी दूसरी लैंग्वेज में दूसरी भाषा में बोला जाता है। लोगों के बीच में कौन सा ऑप्शन होगा? कल्चर, वैल्यू, फोर पोइस एंड मोर्स। द करेक्ट आंसर इज द फोर पोइस। Question 11. When the balance between the material and non-material culture is disrupted by rapid social change and the material culture changes rapidly and the non-material culture is left behind, this situation is called left culture, far culture, cultural lack and taken culture. तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कोई पर्टिकुलर जगह में अगर कल्चरल चेंज हो रहा है, तो इस कल्चरल चेंज को हम लोग दो हिस्सों में देख सकते हैं कि मटेरियल चेंज और नॉन मटेरियल चेंज। अब मटेरियल चेंज में क्या होते हैं कि लोगों का ड्रेसिंग सेंस, लोगों का काम करने का तरीका, लोगों का जो यूज करने का तरीका वो बहुत मॉडर्न हो जाती है, तो वो कल्चर तो चेंज हो गया, वो मॉडर्न हो गया, डेवलप हो गया। बट नॉन मटेरियल कल्चर जो है, जैसे कि माइंड से, जैसे कि वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, ये सब कुछ बहुत पहले के जैसा रह गया। वो पहले की जैसी सोचते, पहले की जैसी काम करते, तो ये जो माइंड सेट का जो इंटरनल जो चेंज होता है वो चेंज नहीं होता, वो पीछे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आ गया, इंटरनेट कनेक्शन आ गया, एवरीथिंग फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड जो कि एक गांव में आ गया। बट क्या हुआ कि उन लोगों का जो मटेरियल कल्चर है वो तो एडवांस हो गया, बट द थिंग कि वहाँ पर के गांव के जो लोग होते हैं वो लोग अभी भी सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर काम करना मना है, या फिर सही नहीं है। तो ये जो लोगों का जो माइंडसेट का जो तरीका है, ये अभी भी वो पास में ही चल रहा है, तो वो एडवांस नहीं हुआ, वो डेवलप नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है कल्चरल लैक। Andrew Bettely is the exponent of structural view of caste, the functional view of caste, cultural view of caste, and the geographical view of caste. तो एंड्रे बेटेली एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उसने कौन से व्यू के ऊपर काम किया था, कौन से पर्टिकुलर कास्ट का कौन से एरिया के ऊपर उसने फोकस करके उसने स्टडी किया था? तो द करेक्ट आंसर इज कल्चरल व्यू ऑफ कास्ट। इन ओक्का, चिल्ड्रन ऑफ डैश may not intermarry, ब्रदर, सिस्टर, क्रॉस कजिन्स एंड पैरेलल कजिन्स। तो ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं शादियों के लिए, कि वो पर्टिकुलर लोगों को बोला जाता है कि इन्हीं पर्टिकुलर लोगों से शादी कर पाएगा, अदरवाइज उन लोगों की शादी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि ये लोग कभी भी इंटरमेरी नहीं कर सकते, किसके बीच में? उक्का उक्का में। तो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टर्स। चिल्ड्रन ऑफ सिस्टर मे नॉट इंटरमेरी, तो जो बहन के बच्चे होते हैं वो लोग कभी भी एक दूसरे के बीच में कभी भी शादी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14. The Ukka or the patrilineal and the patrilocal joint family is the basic group among Krooks, Nambotaris, Moplas and Kotagu. तो इसका जो आंसर है, द आंसर इज क्रूक्स। तो पैट्रिलोकल जॉइंट फैमिली बेसिकली होता क्या है? जहाँ पे हम लोग फादर्स के लाइन से डिसेंट को हम लोग पहचानते हैं। तो एक बच्चा अगर होगा तो उसका हम लोग जब उसका जो पहचान, उसका जो परिचय होगा वो फादर्स के दिक्ष होगा, उसका फादर्स का नाम क्या है, उसका ग्रैंड फादर्स का नाम क्या है, इसी तरीके से उसका जो पहचान होगा वो दूसरों के पास वो जाएगा। मदर्स यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। और पैट्रिनियल का मतलब और पैट्रिलोकल का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जो फैमिली होते हैं, जॉइंट फैमिली होते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ शादियों के बाद अपने हस्बैंड के घर में जाकर रुकते हैं। तो ये मोस्टली इंडिया में बहुत सारी जगह में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर पैट्रिनियल एंड पैट्रिलोकल। Question number 15. Which among the following has added it to the strength of the Ukka? Option: difficulty of partition. Option B: preference of labor unions. Option C: both A and B. And option D: ancestor worship. तो उक्का
के अंदर उनका जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की रीज़न क्या है, उन लोग एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे क्यों रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है कि डिफिकल्टी ऑफ पार्टीशन एंड सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ लिबरेट यूनियंस। तो दोनों ही सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो डिफिकल्टी ऑफ द पार्टीशंस मीन्स उन लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है, उनका के बीच में जो लोग होते हैं दे आर जनरली यूनाइटेड। एंड ऑप्शन बी में जो होते हैं कि लेफिडेट यूनियंस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। लेफिडेट यूनियंस मतलब व्हेन अ मैन मैरी ब्रदर्स विडो, मतलब एक भाई का एक लड़का है तो उसका अगर भाई का जो वाइफ है और उसका भाई मर जाता है, उस वाइफ को अपने दूसरे भाई शादी कर लेता है, इसको हम लोग लेफिडेट मैरिज बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं जो नेट में, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि सरोरेट मैरिज। तो सरोरेट मैरिज भी काइंड ऑफ लेफिडेट की जैसा ही है, तो बट इसमें सिर्फ चेंज हो जाता है, जो पार्टी होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें सिस्टर और कजिन मैरी द हस्बैंड इफ द वाइफ पास्ट अवे। तो इसमें एक लड़का का अगर वाइफ का डेथ हो जाता है, उस वाइफ का जो बहन होता है वो उसको उस हस्बैंड को शादी कर लेता है। और लिवरेट में क्या होता है, अपनी भाई का जो अगर अपनी भाई का जो वाइफ होता है वो भाई अगर डेथ हो जाए, दूसरे भाई उस विधवा से शादी कर लेता है। तो ये लिवरेट यूनियंस बहुत ज़्यादा फेमस है उपका में। तो ये भी एक बॉन्डिंग का एक तरीका होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के। ऑप्शन 16, the solidarity of the independent nuclear family is greater where it includes option A, loving wife, option B, caring husband, option C, young children, and option D, better economic prospects. The answer is the young children. सॉलिडरिटी मतलब होता है, सॉलिडरिटी का मतलब जो होता है वो होता है कि एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग, दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो किससे होता है, एक यूनाइटेड कैसे रहती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में बहुत छोटा फैमिली होता है, उसमें हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो उन दोनों के बीच में जो यूनाइटेड का करने का जो रीज़न होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है उन लोगों का बॉन्ड, उसका एक वन ऑफ द बेस्ट रीज़न होता है कि यंग चिल्ड्रेन, वो लोग बच्चे के लिए वो लोग एक साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, इसलिए उन दोनों का बॉन्ड जो होते हैं दोनों के बीच में, ये फैमिली का जो सॉलिडरिटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Question number 17. Whose studies considered the Indian village as a closed and isolated system? तो इंडियन विलेज का मतलब ये होता है, ये क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जो इंडियन विलेजेस होते हैं वो लोग बाहर की, इंडियन विलेजर्स जो होते हैं वो लोग बाहर के लोगों से नहीं मिलता है, वो लोग ज़्यादा एक दूसरे बाहर दुनिया में नहीं जाता है, अलग से रहते हैं, अपना जो कल्चर होता है वो आइसोलेट करके रखता है। तो ये जो व्यू पॉइंट है ये किसने बोला है? So there are options: one, Munro; second, Maine, Henry Maine; option 3, Karl Marx; and option 4, Baden Powell. So यहाँ पे कोर्स दिया है 1 2 3 4, 1 and 3, 2 and 4, and 1 2 and 4. So basically ये जो व्यू है ये बहुत सारे लोगों ने सेम व्यू दिया है, तो इसका आंसर होगा 1 2 and 4, ऑप्शन डी। मुनरो ने भी सेम बोला है, हेनरी मेन ने भी क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम बोला है इंडियन विलेज को, एंड बेडन पाउल ने भी बोला है। ऑप्शन 18, क्वेश्चन नंबर 18, द इंडियन सिटी ओल्ड और मॉडर्न इज इंडियन just as an American city is American. Nothing is gained by imagining the word city automatically implies certain comparable features. Whose opinion is that? तो ये इंडियन सिटी ओल्ड और मॉडर्न जो भी होता है ये इंडिया सिटी इंडियन ही रहेगा और अमेरिकन सिटी अमेरिकन ही रहेगा। सो ये जो कोट है ये किसने दिया है? इसका आंसर है टी ए पोकॉक्स। ऑस्कर लुइस, रॉबर्ट ब्रिटफील्ड, लुइस रथ ने ये व्यू नहीं दिया है, तो इसका जो सही आंसर है डेविड फ्रांसिस पोकॉक ने ये पहली बार ये कोट दिया है। देन ऑप्शन 19, question number 19, who among the following has rejected the notion of dichotomy between the rural and urban and also the view that urbanization is an independent variable?
तो अकॉर्डिंग टू हुम बेसिकली कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि अर्बन और रूरल में कोई भी डिफरेंस नहीं है और अर्बनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने बोला है। इसका सही आंसर है के ईश्वरमन। आर के मुखर्जी, लुईस स्ट्रैट, मिल्टन सिंगर। इसका सही आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question 20. Rao MSA classifies urban studies into three categories. Which of the following is not a one? Option A, those which formulate the cultural roles of cities in the context of social organization of the greater tradition. Option B, those concerned with the institutional approaches. Option C, those treating cities and the growths in the general context of history of civilization, and those concerned with the little tradition. तो इसमें institutional approaches इन द सिविलाइजेशन का हिस्ट्री के ऊपर, जब उनका सिटीज का ग्रोथ के ऊपर स्टडी करना है वो भी, एंड ऑल्सो द लिटिल ट्रेडिशन के ऊपर भी इम्पोर्टेंस देते थे। तो ये तीनों सही है, बट कल्चरल रूल्स ऑफ द सिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था इसमें। तो एम.एस. राव ने कल्चरल रूल्स ऑफ सिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शंस जो है सही है, बट फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। तो इस कैटेगरी को एम.एस. राव ने इंक्लूड नहीं किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21. According to whom the city consists of the middle classes and the groups engaged in trade and commerce? तो किसने बोला है कि मिडिल क्लासेस जो होते ग्रुप्स होता है वो मोस्टली ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेसेस, इन सारी कामों में ज़्यादा भाग लेते हैं। सिटी का जो मिडिल क्लास होते हैं वो लोग ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं। ये किसने बोला है? पिरेने, द काउलैंगिस एंड द टॉइनबी एंड द जिट्स। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर है पिरेने। चार्ल्स पिरेने इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन Question number 22. Who among the following studied the degeneration of the forms of government and traced the need for a middle class as a stabilizing force in the political order? So बेसिकली किसने बोला है मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेस दिया है, और उसको पर्टिकुलरली बोला है कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर में एक स्टेबिलाइजेशन फोर्स है। बाकी जो ऑर्डर में जो कैटेगरीज है वो लोग चेंज होते रहते हैं, बट मिडिल क्लास हमेशा स्टेबिलाइज रहती है। ये किसका व्यू है? दिस व्यू इज बाय एरिस्टोटल। Karl Marx, Max Weber and C.W. Mills is not the right answer. So this view is actually given by the Aristotle. 23. Government must rest on a social bond between the rurals and rural. Who hold this? So गवर्नमेंट बेसिकली सोशल बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जो सोशल बॉन्ड होता है वो दोनों पार्टी के बीच में होता है। एक होता है रूलर्स जो रूल करते हैं, और दूसरा जो इसके ऊपर रूल किया जाता है। तो ये पहली बार किसने बोला था? इसका जो सही आंसर है ये है थॉमस हॉब्स। रूसो, मैकियावेली एंड प्लेटो इज नॉट द। Question 24. Who among the following has suggested that members of the society can be divided into four categories in terms of the degree of political participation? C.W. Mills, Lester Milberg, W. Pareto and Mosca. तो बेसिकली कौन से सोशियोलॉजिस्ट है जिसने बोला है कि जो सोसाइटी का जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उसको डिवाइड किया है किसने, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वो लोग चार भाग की तरीके से वो लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करें। चार टाइप के लोग होते हैं, चार कैटेगरी का लोग होता है जो लोग अलग अलग टाइप में जाके अलग अलग भाग में होते हैं जो लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसका सही आंसर है लेस्टर मिलबर्ट। क्वेश्चन 25. अकॉर्डिंग टू लेस्टर मिलबर्ट, predatorial activities comprise of option A, standing for and holding public and party offices. Option B, contributing for the political parties financially and physically. Option C, taking part in debate and confrontation on the behalf of party. Option D, voting and taking part in discussion about politics. तो इसका सही आंसर है standing for and holding public and the party offices. Question 26. Which among the following is not correct? Various studies have shown that political participation is directly proportional to income level. Men are likely to have higher levels of participation than women. Option 3. Young person participate more than middle aged and old age
married pupil participated more than the single pupil. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बेसिकली लिंक्ड होते हैं इनकम लेवल से, ये बात तो सही है। दूसरी है कि मेन हैव हायर लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन देन वुमेन, तो वुमेन बेसिकली बहुत ज़्यादा वुमेन को वोट देने का जो राइट है वो मेन से बहुत ज़्यादा बाद में मिला था, तो ऑब्वियसली मेन पहले से ही बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वुमेन से ज़्यादा पॉलिटिक्स में। देन लास्ट ऑप्शन जो है मैरिड पीपल पार्टिसिपेट मोर देन सिंगल पीपल, ये भी काइंड ऑफ सही है, बट जो सही नहीं है वो है यंग पर्सन पार्टिसिपेट मोर देन द मिडिल एज एंड ओल्ड एज। मोस्टली मिडिल एज एंड ओल्ड एज में ही लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द सही आंसर, कि इसमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बाकी सारे आंसर करेक्ट है, सिर्फ ये आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन, structural view of the caste consider caste to be an first option structure on which principle of stratification based, option B universal principle of stratification which can be applied to all society, option C equivalent to varna and jati, and option D structure on which the caste system is based। तो स्ट्रक्चरल व्यू हमेशा ऐसा दिखाता है कास्ट को जो कि पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसको इंसानों के बीच में जो स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करता है, जो कि हर सोसाइटी में होता है, तो ये स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ कास्ट है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें नहीं जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन व्हिच कैन बी अप्लाइड टू ऑल सोसाइटी। Question number 28. Cultural view of caste is considered caste to be basis for development of the societal culture. Option B, basis on which culture of discrimination is inherent. Option C, system of stratification unique to India and differentiate between the culture of twice born caste with those of untouchable. तो कल्चरल व्यू ऑफ कास्ट कॉन्सिडर कास्ट को ऐसे कंसिडर करते कल्चरल व्यू में कि सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन यूनिक टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में सबसे पहली बार कास्ट का जो सिस्टम है दिखा गया है, और इसमें क्या होते हैं कि ये कल्चरल व्यू होता है लोगों का वैल्यूज बिलीफ सिस्टम, ये कास्ट को क्रिएट करता है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29. Katkari tribals are found in ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। कातकरी ट्राइब इस फेमस ट्राइब जिसके ऊपर बहुत सारा सोशियोलॉजिकल ट्राइबल स्टडी हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन 3. हु रोट द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957 में? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कार्ल मैनहेम, ऑप्शन डी विलियम दिल। इसका करेक्ट आंसर है कार्ल पॉपर। सो आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ एक रेफरेंस क्वेश्चन होते हैं कि पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म इज वेरी फेमस बुक, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार आया है। इसके साथ साथ और एक बुक भी बहुत फेमस है जो कि पॉवर्टी के ऊपर ही है, जिसका नाम है द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। इट्स अ वेरी फेमस बुक। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखा है, तो उसका जो राइटर है वो है प्रोधान। तो प्रोधान इज ऑल्सो अ फेमस राइटर, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।